दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एग्रीकल्चर की किताब के पाठ जो पशु परिचर के लिए तो वेरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पशु परिचर के अलावा कृषि प्रयोगशाला, कृषि अधिकारी, पशुधन सहायक, इनके लिए भी बहुत उपयोगी है ये पुस्तक। तो आप बिल्कुल भी इस पुस्तक को मिस मत करिए, क्योंकि यह पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी पुस्तक से पशु परिचर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये पुस्तक 2009-10 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की है, जो 2009-10 में चलती थी। तो दोस्तों, आप यदि इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हो तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ। और पीडीएफ 270 पेज की है दोस्तों। 270 पेज की पीडीएफ है, जिसका चार्ज हमने मात्र 20 रुपये रखा है, अर्थात 20 रुपये आप चार्ज दे करके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर है हमारे 8875, ये व्हाट्सएप नंबर हमारे 887506 48 37, 887506 48 37। इस पे आप मैसेज कर देना, आपको फ़ोनपे नंबर बता दिया जाएगा और उस पर आप 20 रुपये पे करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो चलते हैं वीडियो में। पहला पार्ट, ये पूरी बुक्स की पीडीएफ है दोस्तों। पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक ये है, जो 2010 में चलती थी दोस्तों। ये 2010 की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बुक्स। तो चलते हैं, अनुक्रमणिका में देख लीजिए दोस्तों। ये टॉपिक है इस बुक्स में। पहला, पशुपालन दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंध का महत्व। दूसरा, बकरी की नस्लें। तीसरा, भेड़ों की नस्लें। चौथा, मुर्गी की नस्लें। पांचवा, मुर्गी पालन की स्थिति एंड महत्व। छठा, अंडे की संरचना, चयन व सयना। सातवां, चूजों का लालन पालन। आठवां, मुर्गी आहार। और नौवां, कुक्कुट आवास एवं उपकरण। 10वां, पशु औषधियाँ। 11वां, जीवाणु जनित व्याधियाँ, जीवाणु जनित जो बीमारियाँ और वायरस जनित बीमारियाँ अर्थात विषाणु जनित बीमारियाँ। चयापचयी रोग, जिससे चयापचयी रोग, दुग्ध ज्वर, चिचड़ी ज्वर, मुर्गियों की व्याधियाँ। भारत में दुग्ध उद्योग का विकास, दूध, खीस, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध की गुणवत्ता परीक्षण, क्रीम, दही, घी तैयार करना, दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई, जीवाणु रहित करना, ये इनके टॉपिक है दोस्तों। और आगे प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल में दुधारू पशुओं के लिए दैनिक आहार का निर्धारण, गाय भैंस के लिए। और इसके अलावा मुर्गियों पशुओं को चिन्हित करना, नर पशुओं का विद्याकरण करना, दूध की वसा प्रतिशत, अम्लता ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, और सींग रोधन, और पशुओं को औषधियाँ देने के तरीके, चोंच काटना मुर्गियों में टीकाकरण, और दुग्धशाला की बर्तनों की सफाई, जीवाणु रहित करना, ये टॉपिक है दोस्तों। तो आप इन टॉपिकों में से जो पशु परिचर में है उनके स्टार लगा रखा है दोस्तों मैंने। ये जो स्टार लगा हुआ है ये पशु परिचर परीक्षा में है। तो चलते हैं पहले पार्ट में। और 17 नंबर पार्ट में है पशु आहार में काम आने वाले सामान्य चारे दानों की जानकारी। और 19 में है पशु चिकित्सा में काम आने वाले सामान्य यंत्र। दोस्तों आगे चलते हैं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, ये सस्य विज्ञान में है, कक्षा 12 की सस्य विज्ञान में। तो ये भी हम आपको बता देंगे कक्षा 12 की सस्य विज्ञान में। वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, ये सब खादों के प्रकार उसमें खाद्य सस्य विज्ञान में है। तो आप कमेंट कर देना, हम वो पार्ट भी आपको पूरा पढ़ा देंगे। तो चलते हैं पहला पार्ट। दोस्तों एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम अधिक लगेगा। तो मेन बता देंगे, मेन क्या है इसमें जो आस्क था वो। और आप चाहो पूरी किताब पढ़ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे। पशुपालन एवं
दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंध का महत्व। मनुष्यों द्वारा पशुओं को पालने का कार्य कई शताब्दियों से किया जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि पशु मनुष्यों द्वारा ईसा से 6000 वर्ष पूर्व से पाले जाते रहे हैं। देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट एक तो कि 6000 यानी मनुष्यों द्वारा ईसा से 6000 वर्ष पूर्व से पाले जा रहे हैं और आरंभ में यानी प्रारंभ में केवल ये मांस प्राप्ति के उद्देश्य से पाले जाते थे। यानी कि आरंभ में जो पशु पाले जाते थे वो भोजन अर्थात मांस प्राप्ति के उद्देश्य से पाले जाते थे और बाद में भी दूध, ऊन, कृषि कार्य, चमड़ा, सवारी, बोझा ढोने आदि के लिए पाला जाने लगा। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित रही है। प्राचीन काल से ही कृषि पर ही आधारित रही है। वेदों 5000 से 3000 ईसा पूर्व, पुराणों 2000 से 1000 ईसा पूर्व, अर्थशास्त्र 3000 से 6000 ईसा पूर्व में पशुपालन की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में हवन सामग्री में घी के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। घी के प्रयोग का उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं आगे। कामधेनु गाय के विषय में कई प्राचीन लेख मिलते हैं। कामधेनु गाय के बारे तो डायरेक्ट आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और प्राचीन काल में अधिक पशुओं का होना सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता था। ये प्रश्न वापस अच्छा बनता है प्रश्न। प्राचीन काल में अधिक पशुओं का होना सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक किसे माना गया है? तो अधिक पशुओं का होना। चलते हैं आगे। पशुपालन को व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा माना जाता है जो पशुओं को मितव्ययिता, पूर्ण तथा स्वस्थ रखने की कला का बोध कराती। अर्थात पशुपालन जो है, पशुपालन को किस विज्ञान की शाखा माना गया है? तो व्यवहारिक विज्ञान की शाखा माना गया। किस विज्ञान की शाखा माना गया? व्यवहारिक विज्ञान की शाखा माना गया। चलते हैं आगे। अब ये वापस इम्पोर्टेंट आगे कि पशुपालन में क्या क्या है। पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से पशु प्रजनन, पशु आहार, पशु आवास, पशुओं की देखभाल एवं पशुओं का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि का गहन व विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये परिभाषा है पशुपालन विज्ञान अर्थात पशुपालन विज्ञान की परिभाषा है कि इसमें क्या क्या होता है। पशु प्रजनन, पशु आहार, आवास, पशुओं की देखभाल, पशुओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि का गहन अध्ययन किया जाता है। चलते हैं आगे। आज के युग को आर्थिक युग कहा जाता है। चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। पशु प्रबंध अर्थात पशु प्रजनन प्रबंध है। एक अच्छे पशुपालक को पशु प्रजनन संबंधी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, मादा पशुओं के मध्यकाल की पहचान उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर की जाती है। मादा पशुओं के मध्यकाल की पहचान अर्थात मध्य में जो आते हैं, हिट में आते हैं, हिट में आने की जो पहचान है उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर की जाती है। और बाह्य लक्षणों के अलावा नसबंदी किए हुए सांड, जिसे टीजर बुल कहते हैं, को झुंड में छोड़कर कर लेनी चाहिए। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो है कि मादा पशुओं के मध्यकाल की पहचान जो की जाती है, एक तो उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर की जाती है और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं। नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं? तो टीजर बुल कहते हैं। नसबंदी किए हुए सांड को टीजर बुल कहते हैं। यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है तो इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए। तीसरा है कि यदि कृत्रिम गर्भाधान की विधि से प्रजनन कराना है तो ध्यान रखें कि उत्तम नस्ल के उत्तम सांड का ही हिमीकृत वीर्य या तरल वीर्य प्रयोग में लेना चाहिए। और ये वापस इम्पोर्टेंट है जो 2015 में कृषि प्रेक्षक में आया था। मादा पशु के गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय जो है सामान्यतः मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं? तो टीजर बुल। और दूसरा भी आगे है कि मादा पशु के गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय क्या है? तो वो मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। और इसके अलावा 5 नंबर, प्राय गाय भैंस तथा बकरी। गाय भैंस बकरी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देख लेना। 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 तो हो ही गया कि गर्भित करने के सर्वोत्तम समय 12 से 18 घंटे के बीच होता है। और 5 नंबर प्राय गाय भैंस बकरी 19 से 21 दिन बाद, 19 से 21 दिन बाद गाय भैंस बकरी तथा भेड़ जो है 16 से 17 दिन बाद पुनः ऋतुमय होने के लक्षण प्रकट करती है। पुनः मध्यकाल के लक्षण जो प्रकट करती है, पुनः ऋतुमय होने अर्थात पुनः मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है। भेड़ जो करती है 16-17 दिन में, अर्थात 16 या 17 दिन बाद। और गाय भैंस बकरी 19 से 21 दिन बाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मादा की गर्भित होने के 2 माह पश्चात गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेना चाहिए। कितने माह पश्चात गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेना चाहिए? मादा के गर्भित होने की तो 2 माह बाद। ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप परीक्षा में देख लेना। इसलिए कह रहा हूँ कि इस बुक्स को बिल्कुल भी आप मिस ना करिए। और यदि आपको इस बुक्स की PDF चाहिए तो हमने हमारे व्हाट्सअप नंबर बता दिए हैं 8875 06 38 उस पर आप मैसेज कर सकते हो और PDF प्राप्त कर सकते हो। 7 नंबर, यदि बछिया अर्थात पार्टी, बछिया अर्थात पार्टी 3 वर्ष की आयु होने तक अथवा 300 किलोग्राम वजन होने तक भी मध्यकाल के लक्षण प्रकट ना करे तो चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए और उसके अनुसार ही इलाज कराना चाहिए। आगे 8 नंबर है कि सामान्यतः गाय व भैंस ब्याने के 2 से 3 माह के अंदर ही मध में आ जाती है। गाय भैंस अर्थात ब्याने कितने माह के अंदर मध में आ जाती है? तो 2 से 3 माह के अंदर, ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, मेन टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे तो दोस्तों टाइम अधिक लगेगा, इसलिए आपको मेन ही पढ़ाएंगे। पशु आहार प्रबंधन, पशु आहार प्रबंधन, इसमें 2 नंबर देख लेते हैं। पहला तो इम्पोर्टेंट नहीं, वैसे पढ़ लेना। पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधी आवश्यकता की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसी के अनुरूप पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध करवाना चाहिए। 2 नंबर, जहाँ तक संभव हो पशुओं के आहार में स्थानीय तथा सस्ते चारे सम्मिलित करना चाहिए, इससे लागत कम करने में मदद मिलेगी। पशु पक्षियों को नियमित रूप से समय पर चारे पानी उपलब्ध होने चाहिए। और 4 नंबर इम्पोर्टेंट है 4 नंबर इम्पोर्टेंट है कि आवश्यकता अनुसार चारों से हे या साइलेज बना करके संग्रह करना चाहिए। हे तथा साइलेज बना करके संग्रह करना चाहिए। हे जो होता है दोस्तों, हे जो होता है सूखा चारा होता है। हे सूखा चारा और साइलेज है जो हरा चारे से बनता है, अर्थात हरा चारा होता है। साइलेज क्या होता है? हरा चारा। साइलेज तो हरा चारा और सूखा चारा है। हे तो बरसीम रिजका का बनता है। हे किसका बनता है? बरसीम और रिजका का। और साइलेज ज्वार बाजरा मक्का इनका बनता है। तो दोस्तों 4 नंबर इम्पोर्टेंट है। हे अर्थात सूखा, जिसे हम मान लो कि हम कुट्टी कहते हैं, हमारी भाषा में कुट्टी कहते हैं, खाखला कुट्टी, वो जो होता है सूखा चारा वो है। जो बरसीम रिजका, हाँ बरसीम रिजका, इनका कुट्टी नहीं दोस्तों, कुट्टी तो अलग है। हे जो सूखा चारे कहते हैं, सूखा चारा संग्रह करते हैं उसको। और बरसीम रिजका इसके उदाहरण है। हे के उदाहरण बरसीम रिजका। साइलेज किसकी बनाई जाती है? साइलेज ज्वार बाजरा मक्का, और ये हरा चारा अर्थात हरे चारे का बनाया जाता है। पशुओं को लंबे चारों को कुट्टी काट कर ही खिलाना चाहिए। इससे चारे में दूसरे खाद्य पदार्थ सरलता से मिलाए जा सकते हैं तथा चारे का अपव्यय भी कम होता है, अर्थात चारा भी कम खराब होता है, अर्थात व्यर्थ फेंकना नहीं पड़ता इसमें। तो चलते हैं आगे, अर्थात लंबे चारे जिसमें ज्वार मक्का की पूलियाँ जो होती है उनको लंबी
लंबे चारे होते हैं उनको कुटी काट कर अर्थात बारीक बारीक कर करके इनको खिलाना चाहिए पशुओं को। और दूसरे जो हम इसमें खाद्य पदार्थ मिलाते हैं वो भी सरलता से मिल जाते हैं। अब 6 नंबर, यदि ज़मीन उपलब्ध हो तो चारे दाने को बाज़ार से खरीदने की अपेक्षा स्वयं उगाना सस्ता पड़ता है। यदि 7 नंबर, यदि चारागाह उपलब्ध है तो उसमें वैज्ञानिक तकनीक से पशुओं को चराना चाहिए ताकि मृदा कटाव को बढ़ावा न मिले। 8 नंबर, पशुओं को चारे सदैव नांद में ही खिलाने चाहिए। नांद अर्थात मेंजर में ही खिलाने चाहिए। नांद जिसे हमारी भाषा में अर्थात हमारे यहाँ कहते हैं ठाण कहते हैं। नांद है जिसे क्या कहते हैं तो ठाण कहते हैं, तो ठाण में ही खिलाने चाहिए। चलते हैं 9 नंबर, अर्थात पशुओं को चारे सदैव नांद में ही खिलाने चाहिए। पशुओं को जहाँ तक संभव हो हरे चारे ताज़ा ही खिलाने चाहिए। दाना बाटा का मिश्रण भी खिलाने से पूरी तैयार करना चाहिए। चारे की नांद तथा पानी के बर्तन स्वच्छ रखने चाहिए। सूखा चारा, कड़वी आदि को सूखे स्वच्छ स्थान पर ही संग्रह करना चाहिए। 6 नंबर देख लेते हैं, पशु आवास प्रबंधन। पशु आवास प्रबंधन है, पशु आवास आसपास के क्षेत्र से थोड़ा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जिससे कि जल निकास की समुचित व्यवस्था हो सके। 2 नंबर, पशु आवास में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अर्थात एक किताब में दे रखा दोस्तों की पूर्व से पश्चिम दिशा में इनकी लंबाई होनी चाहिए। 3 नंबर, वायु संचार की समुचित व्यवस्था हो। और 4 नंबर, आवास में जल की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि पशुओं के पीने हेतु तथा सफाई का समुचित प्रबंध किया जा सके। 5 नंबर, पशु आवास में फर्श तथा नालियाँ आदि पक्के होने चाहिए ताकि उनकी सफाई प्रतिदिन भली भांति की जा सके। 6 नंबर, पशु आवास तक आने जाने का रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। 7 नंबर, पशुओं में अर्थात पशुशाला में पशुओं को पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। 8 नंबर, पशुशाला में पशुओं को पूर्ण आराम और सुरक्षा मिलनी चाहिए। भवन टिकाऊ और आकर्षक होना चाहिए। और पशुशाला तथा इसमें काम आने वाले बर्तनों उपकरणों आदि को रोगाणुओं से मुक्त रखना चाहिए। 11 नंबर, पशुओं के मलमूत्र चारे आदि का संग्रह इस प्रकार करें कि उसमें या उनमें उनसे दुर्गंध या गंदगी दूध में न मिले और पशुशाला में गंदगी न फैले। 12 नंबर, पशु आवास में बीमार पशुओं की देखभाल तथा चिकित्सा के लिए अलग अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात देखभाल और चिकित्सा के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उस कक्ष में बीमारी से संबंधित सभी दवाएं गोलियां पड़ी रह जाए, इसलिए एक अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। 10 नंबर, पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रबंध। पशुओं को समय समय पर रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाना चाहिए या लगवाइए। बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए ताकि एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी न फैले तथा तुरंत उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबंध करना चाहिए। 3 नंबर है कि बीमार पशुओं के चारे पानी के बर्तन भी अलग रखना चाहिए। 4 नंबर, पशुपालक को पशु पक्षियों की सामान्य बीमारियां और औषधियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए चिकित्सक के पास आने जाने में समय श्रम धन का दुरुपयोग न हो। 5 नंबर, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके व्यायाम की समुचित व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए। और 6 नंबर है कि पशुशाला को बीमारियों के रोगाणुओं तथा परजीवियों से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से फिनाइल के 1 से 2% घोल से फर्श व नालियों को प्रतिदिन धोना चाहिए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 6 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पशुशाला को बीमारियों के रोगाणुओं तथा परजीवियों से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से फिनाइल के 1 से 2% घोल से फर्श व नालियों को प्रतिदिन धोना चाहिए। तो कितने प्रतिशत से 1 से 2% फिनाइल। और 6 माह में FMD NPT का टीका लगवाना चाहिए। पशुओं को 6 माह में FMD NPT का टीका लगाना चाहिए। FMD एंड फुट एंड माउथ डिजीज अर्थात खुरपका मुंह का रोग। तो दोस्तों ये
इम्पोर्टेंट है 6 नंबर वाला, फिनाइल का 1 से 2% घोल। अब अन्य प्रबंध डायरेक्ट 1 नंबर पर चलते हैं। नए पशु खरीदते समय उनकी नस्ल, स्वास्थ्य, उत्पादकता का ध्यान रखना चाहिए। अनुत्पादक पशुओं की छंटनी कर लेनी चाहिए जिससे उन पर होने वाले अनावश्यक व्यय न करना पड़े। तो ये वापस इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अनुत्पादक जो पशु होते हैं, अनुत्पादक पशुओं को अलग करना क्या कहलाता है। तो अनुत्पादक जो पशु होते हैं उनको अलग करना क्या कहलाता है, छंटनी कहलाता है। आगे 3 नंबर, पशुपालक को नवजात बच्चों, प्रसूता की देखभाल, गर्भित मादा की देखभाल, वृद्धि करने वाले बछड़ों, बच्चियों आदि की देखभाल का पूरा प्रबंध करना चाहिए। 4 नंबर, पशुपालक को पशु पक्षियों के उत्पादों जैसे दूध, ऊन, अंडा आदि को उचित समय एवं ढंग से एकत्रित करके उनके विपणन की व्यवस्था करनी चाहिए। 5 नंबर, एक अच्छे पशुपालक को आने वाले समय में कितना श्रम धन आवश्यक होता है यह अनुमान लगाकर उसकी पूर्व में ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। व्यवसाय प्रारंभ करने व उसे संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, अतः एक कुशल प्रबंधक को सरकारी योजनाओं तथा ऋण अनुदान आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और 7वां है कि जोखिम से बचने के लिए पशुओं का बीमा भी करवाना चाहिए, अर्थात बीमा करा लेना चाहिए था। प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण भी कराना चाहिए। चलते हैं 8 नंबर, व्यवसाय के कुशल प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि फार्म पर आवश्यक अभिलेख रखे जाए। रिकॉर्ड रखने से किसी भी समय व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि का पता लगाया जा सकता है। और 9 नंबर, सामान्यतः पशु उत्पादों को अधिक दिनों तक संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। पशु उत्पाद के अंदर दूध, ऊन ये आते हैं, तो इनको अधिक दिनों तक संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएंगे। अतः उनको शीघ्र बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवसाय के सह उत्पाद जैसे कि गोबर या गोबर की खाद, आहार की खली, बोरियां आदि के संग्रह विपणन की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों इनको आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक करके। हम डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे लेके चलेंगे, और आप यदि एक एक लाइन को पढ़ना चाहते हो तो भी आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, या फिर PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हो। ये वापस इम्पोर्टेंट है कि पशुपालन व्यवसाय में पशु प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। पशुपालन व्यवसाय में किसका अत्यधिक महत्व है? तो पशुपालन व्यवसाय में पशु प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, अर्थात पूरे पाठ का सार। महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब क्या है? पूरे पाठ का सार है, पूरे पाठ का इसमें सार है। ऐसा अनुमान है कि मनुष्यों द्वारा ईसा से 6000 वर्ष पूर्व से पशुओं को पाला जा रहा है। 6000 वर्ष पूर्व से, और आरंभ में पशुओं को मांस प्राप्ति के उद्देश्य से ही पाला जाता था। बाद में भी दूध प्राप्ति, ऊन, चमड़ा, खेती करने, बोझा ढोने, सवारी आदि के लिए पाला जाने लगा, लेकिन प्रारंभ में केवल भोजन प्राप्ति अर्थात मांस प्राप्ति के उद्देश्य से ही पाला जाता था। ईसा से 6000 वर्ष पूर्व से पाला जा रहा। और एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें थोड़ा ऊपर चलते हैं। इसमें देख लेते हैं, आपको एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट था दोस्तों, वो आ सकता है, वो अभी आगे बता देंगे, इसमें आ जाएगा तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 4 नंबर, प्राचीन काल में जहाँ पशुपालन से आशय केवल पशुओं को पालने से ही था, प्राचीन काल में केवल पशुओं को पालने से ही था, वहीं आजकल पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत पशु प्रजनन, पशु आहार, पशु आवास, पशुओं का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा पशुओं की देखभाल आदि का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि पहले प्राचीन काल में तो केवल पशुओं को पालने से ही था पशुपालन का आशय, तो ये प्राचीन काल से आ सकता है। पहली वाली लाइन की प्राचीन काल में
पशुपालन का आशय क्या था? तो केवल पशुओं को पालना। पशुपालन व्यवसाय की सफलता कुशल प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। पशुपालन व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है? कुशल प्रबंधन पर। पशुपालन व्यवसाय में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उत्तम नस्ल के पशु खरीदे, मादा पशु समय पर गर्भ धारण करे और उन्हें संतुलित आहार मिले, उनके आवास उन्हें पूर्ण सुरक्षा और आराम प्रदान करे और पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसके अलावा उन्हें स्वच्छ वातावरण मिलना भी आवश्यक है। एक पालक में कुशल प्रबंधक के सभी गुण होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक तो 4 नंबर, प्राचीन काल में तो केवल पशुओं को पालना और उनकी सफलता किस पर निर्भर करती है? कुशल प्रबंधन पर निर्भर करती है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट है उनके आप नोट्स भी बना सकते हो। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था। आ गया मांस प्राप्ति के लिए अर्थात भोजन प्राप्ति के लिए। मनुष्यों द्वारा पशु ईसा से कितने वर्षों पूर्व से पाले जाते रहे हैं? 6000 वर्ष पूर्व से। ये वापस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर, किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो पहला है लागत को कम से कम करना है, दूसरा उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना, अर्थात उत्पादन को तो बढ़ाना और लागत को कम करना। इस प्रकार इसमें उपयुक्त दोनों इसमें राइट हो जाएगा, अर्थात 3 में सही वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। 4 नंबर, गाय भैंस बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं? ये बताया था मैंने दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ये वापस आगे प्रश्नों में भी आ गया। गाय भैंस बकरी में 19 से 21 दिन, गाय भैंस बकरी में 19 से 21 दिन बाद मध्यकाल के लक्षण पुनः प्रकट हो जाते हैं, जबकि भेड़ में 16 से 17 दिन में भेड़ में होते हैं। 16 से 17 दिन में भेड़ में। चलते हैं आगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में 5वां नंबर है, प्राचीन काल में भोजन प्राप्ति अर्थात मांस प्राप्ति के लिए प्राचीन काल में मांस प्राप्ति के अलावा पशुओं को और किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाला जाता था? तो प्राचीन काल में मांस प्राप्ति के अलावा दूध, ऊन, चमड़ा इनके लिए मांस प्राप्ति, दूध उत्पादन इनके लिए पाला जाता था। 6 नंबर है, प्राचीन काल में सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक किस बात को मानते हैं? तो अधिक पशुओं का होना। 6 नंबर में हो जाएगा अधिक पशुओं का होना सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक है। अब 7 नंबर, मादा पशु के गर्भित कराने का उपयुक्त समय कौन सा है? तो मादा पशु के गर्भित कराने का उपयुक्त समय 12 से मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच। अब 8 नंबर है, मादा पशु के गर्भ ठहरने की जांच कब करवानी चाहिए? हमें 2 माह बाद अर्थात 2 महीने बाद जांच करवानी चाहिए। प्राय गाय व भैंस ब्याने के कितने दिनों बाद मध्यकाल के लक्षण प्रकट करते हैं? तो 2 से 3 माह बाद, 2-3 माह बाद। चारे को किन किन रूपों में संग्रह करना चाहिए? तो चारों के लिए मैंने बताया था अभी, चारों को किन किन रूपों में संग्रह करना चाहिए। एक तो हे एंड साइलेज दोनों के रूप में, हे तथा साइलेज के रूप में संग्रह करके इनको रखना चाहिए। अनुत्पादक पशुओं के झुंड से अलग करने को क्या कहते हैं? ये आ गया क्वेश्चन। अनुत्पादक पशुओं को झुंड से अलग करने को छंटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छंटनी। तो दोस्तों ये थे पहले पार्ट के प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक। तो ये थे प्रश्न दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे बकरी की नस्लें, जिसमें भारतीय बकरियां हैं दोस्तों, बाकी भारतीय विदेशी बकरी कौन कौन सी नस्लें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि इस किताब की PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर बता दिए हैं, जिस पे आप मात्र ओनली 20 रुपये इसलिए रखे हैं दोस्तों क्योंकि मैं कोई सरकारी टीचर नहीं हूँ और PDF बनाने में बहुत मेहनत हुई है। तो हमने सोचा कि कोई भी बार बार मैसेज ना करे और जिसको वास्तव में ज़रूरत हो पढ़ना चाहता हो वही मैसेज करे, इसलिए हमने 20 रुपये चार्ज रखा है। और व्हाट्सअप नंबर हमारे आपने नहीं लिखा हो तो यदि PDF प्राप्त करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देना, हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे।
887506 5037। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।